डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, कैथोड वाली साइड के ऊपर उसी ने डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाना है। मेरे ख्याल से हमारी कल के लेक्चर की आखिरी बात यही वाली थी। फिर हमने क्या किया, फिर जब मैंने स्पेसिफिकेशंस को ऑब्जर्व किया तो उसने कहा नहीं, अभी एकदम से अपने वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल पर नहीं जाना, बल्कि किधर जाना है। उसने कहा जनाब साहब थोड़ी स्टीशियोमेट्री है, स्टीशियोमेट्री डिस्कस करनी है। वो कैसे डिस्कस करनी है, एक काम करेंगे जनाब साहब, मैंने आपको एक वो भेजा हुआ था, क्या बोलते हैं, कोई लिंक भेजा है। ओ लेवल्स के अंदर भी वही होता है, एएस को भी वही लिंक मैं भेजता हूँ, लेकिन आपको भी दो भेजे हैं मेरे ख्याल से, दो रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें सिर्फ बेसिकली मोल्स का जो बेसिक एक्चुअल मीनिंग है उसको वहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा था। मैं उसकी एक समरी बयान करने की कोशिश करता हूं, फिर मैं चलूंगा अपने अगले टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या काम हमने करना है जी, इधर हम स्टीशियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट में कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल जब मैंने स्पेसिफिकेशंस देखी हैं तो उसने कहा जी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के दौरान किसका कितना मास इन्वॉल्व होगा, किसका कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा, ये सारी कैलकुलेशंस भी आपने करनी है। उसके लिए मुझे आपको सबसे पहली चीज क्या समझानी पड़ेगी, जो स्टीशियोमेट्री तो मैं कैलकुलेशंस रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। पहली चीज मैंने आपसे क्या डिस्कस करनी है, बल्कि नहीं ऐसे ही करेंगे जी, इधर मैं मोल कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, इधर मैं उसी मोल कॉन्सेप्ट को यूज कर कर एक स्टीशियोमेट्री डेवलप करने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या होता है स्टीशियोमेट्री का, कैलकुलेशंस रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहां लिखिए जी, ये होता है जी कैलकुलेशंस रिलेटेड टू, बल्कि बैलेंस करना तो उसका पहला स्टेप है, ठीक है। अब उससे कैलकुलेशंस रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। स्टीशियोमेट्री में हमें केमिकल रिएक्शंस को यकी क्या करनी पड़ती हैं, कैलकुलेशंस कुछ देखनी पड़ती हैं। जहां तक ताल्लुक है मोल कॉन्सेप्ट का, तो मोल बेसिकली क्या चीज है, व्हाट इज दिस मोल, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या, ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लो जी, बुनियादी तौर पर दोनों का अपना अपना एक मतलब मैंने डेवलप कर दिया है कि मोल्स क्या चीज होती है, एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं, और स्टीशियोमेट्री क्या चीज होती है, जो हम कैलकुलेशंस करते हैं रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, उसको कहते हैं। अब मुसीबत यह है कि मैंने अगर कैलकुलेशंस इस चैप्टर में आपको पढ़ानी है तो कौन से केमिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशंस करानी है, ये मुझे आपको सबसे पहले समझाना है। किन केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करूंगा मैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन के रिएक्शंस को। किनको जनाब साहब, अब उनको क्या क्या कहते हैं आप, या तो आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस कह दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, या फिर आप उसको क्या कह दीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, या सबसे बेहतर है कि आप उसको क्या कह दीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन। एंड प्लीज टेल मी, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन हो रही होती है और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इमरान बेटा मैंने कल एक लेक्चर देखा है यूट्यूब के ऊपर, वो मैं तो सही नजर आ रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है, बोर्ड सही तरह से नजर नहीं आ रहा, बोर्ड का जो स्क्रिप्ट है वो सही नजर नहीं आ रहा। ऊपर उनको बोले कि कुछ रोशनी वोशनी का काम ऐसा करें कि जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ या मैं बड़ा लिखूं, फंसी से उनसे पूछ लीजिएगा क्या किया जाए, मैं बड़ा लिखूं ये हाल होगा या रोशनी का हाल होगा, ठीक है, या लाजिम है उनसे बात करनी। अच्छा जी, क्या बात हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। रिडक्शन का मतलब आपको मालूम है क्या मतलब होता है इसका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या चीज है,
इलेक्ट्रॉन क्या चीज है जी? सर इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज है, जिस चार्ज को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। क्या वैल्यू है जी? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है। अब मुसीबत ये होती है, जरा सुनिए आपने गौर से, कि अगर मैं कहूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है समथिंग लाइक किसी एम ने, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और कुछ ये बना दिया है, दूसरी तरफ किसी नॉन मेटल ने, एन ने, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ये बना दिया है। लो जी, अब यहां से आगे मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है। मुझे आप प्लीज एक बात बता दीजिए, आपने जब भी ओ लेवल में या एएस में स्टेशियोमेट्री की है तो क्या कॉन्सेप्ट होता था सवाल का? प्लीज टेल मी, सवाल में क्या, सवाल का स्टाइल क्या होता था? मास या वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्सेंट्रेशंस या मोल्स, कुछ भी चीज किसी एक सब्सटेंस के बारे में बता दी जाती थी। इन्हीं पांच में से कुछ भी चीज लाइक मास या वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स किसी भी दूसरे सब्सटेंस के पूछ लिए जाते थे। क्या होता थे ना साहब? उन तमाम बातों में आज के लेक्चर में मैंने एक चीज आपको ऐड करवानी है। वो क्या चीज मैंने ऐड करवानी है, देखते हैं कि मैं मोल्स का कोई नया मीनिंग निकालता हूं कि नहीं निकालता। हमें बता दो मैंने क्या मीनिंग निकालना है। अब सवाल में क्या होगा? अब सवाल में वो आपको क्या बताएगा? वो कहेगा जी इतना करंट था, इतनी देर के लिए ऑन था। क्या था जी? इतना करंट था और इतनी देर के लिए ऑन था। तो क्या करें? जब करंट गिवन होगा और टाइम गिवन होगा, प्लीज टेल मी, आप क्या निकाल सकते हैं? आप चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज की क्या यूनिट्स होंगी? कूलम्स होंगी। क्या होंगी जनाब साहब? अब चार्ज अगर कूलम्स में होगा, इसका मतलब अब सवाल का जो डेटा है वो ये कि कूलम्स गिवन होंगे। किसी का मास पूछा जाएगा, किसी का वॉल्यूम पूछा जाएगा, किसी के मोल्स पूछे जाएंगे, किसी की कॉन्सेंट, कुछ भी चीज पूछी जाएगी। तो एक दिमाग में सवाल पैदा होता है, सर कूलम्स का भी कोई ताल्लुक है मोल्स के साथ? क्या सवाल पैदा होता है कि जैसे मोल्स का मास के साथ एक है ना ताल्लुक? क्या ताल्लुक है कि सर 1 मोल का मास mr के बराबर होता है। मोल्स का ताल्लुक गैसियस वॉल्यूम के साथ भी है। क्या ताल्लुक है? सर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? एट RTP द वॉल्यूम इज 24 dm³। अच्छा, 1 मोल का ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी होता है। क्या ताल्लुक होता है? सर जी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर सवाल वाले ने चार्ज दिया है और कहता है चार्ज को यूज करके किसी का मास निकालो, तो क्या चार्ज के साथ भी मोल का कोई ताल्लुक होगा? जी हाँ होगा। आज के लेक्चर में मैंने वो ताल्लुक डेवलप करना है और उसकी बुनियाद पर आगे सवाल सॉल्व करवाना है। अब वो क्या ताल्लुक है देखते हैं जनाब साहब। इधर तो मैंने यहाँ क्या क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का क्या गिवन होगा। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर सवाल में ही गिवन आ जाए कि चार्ज इज गिवन, मतलब करंट गिवन और टाइम गिवन, तो चार्ज हम निकालेंगे। चार्ज पता हो तो कहेगा जी एन कितना डिपॉजिट हुआ है या एम कितना डिपॉजिट हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे? आपको तो पता है 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टेप नंबर 2 मोलर रेशो। अब वो रेशो किसकी बनाऊंगा मैं? इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के इतने मोल्स थे या इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए हैं, इतने मोल ऑफ एम या एन डिपॉजिट हुआ है। तो जब मोलर रेशो बना लेते हैं हम, मोलर रेशो के बाद क्या करना होता है? व्हाट टू डू आफ्टर मोलर रेशो? मोलर रेशो को कन्वर्ट करना होता है। हमें पता है कि हम मोल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस एक चीज हमने सीखनी है कि हम मोल्स को चार्ज में, कूलम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये मेरा आज के टॉपिक का बुनियादी मकसद है। जरा प्लीज उसको देखिएगा कि मैं कैसे उस मुकाम तक पहुंचता हूं। हमने कहा कि यहां मैंने केमिकल रिएक्शंस में से कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया और यहां मैं भी क्या करना चाह रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में से कुछ बात निकालना चाह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो जरूरी तो नहीं है कि मोल्स में ही हो, वो तो SI यूनिट उसकी मोल है। नॉन SI यूनिट उसकी क्या है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी है, वो मास इन ग्राम्स भी है, वो वॉल्यूम इन dm³ भी है, वो कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर। इसकी तो हमने ऑलरेडी 5 डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। क्या जनाब साहब? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में अगर हम पहली बात करते हैं
तो आई थिंक पहली बात मैं ये बताऊंगा आपको कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या 6.02 इंटू क्या 10 पावर 23 क्या जनाब साहब पार्टिकल्स। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। किसी को मसला है इस बात से? वैसे इधर हमने कोई फॉर्मूला भी डेवलप किया होगा, क्या जनाब साहब, कि मोल्स निकालने हो तो क्या करते हैं, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डिवाइड बाय क्या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स शुड बी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं या उस फार्मूले से कर लेते हैं, किसी को मसला है? 1 मोल इज इक्वल टू AR या फिर क्या MR या फिर क्या FR, मतलब एलिमेंट हो तो रिलेटिव एटॉमिक मास, आयनिक कंपाउंड हो तो रिलेटिव फॉर्मूला मास, कोवेलेंट कंपाउंड हो तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इन व्हाट, इन ग्राम्स का भी एक सीन है। और इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ, क्या M/MR। किसी को मसला इस बात से? तीसरी डेफिनेशन क्या है जी, 1 मोल इज इक्वल टू क्या, तीसरा क्या ताल्लुक है जी, अगर गैसियस सब्सटेंस है तो 24 dm³ एट RTP, अदरवाइज 22.4 dm³ एट STP। बहरहाल ज्यादातर सवाल हमारे 24 dm³ होता है एट RTP। इधर भी अगर हम कहें जी मोल्स का कोई फॉर्मूला क्या होता है, एनी वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या मोलर वॉल्यूम। जी भाई, एनी नंबर ऑफ, जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दें, जितना भी मास है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, जितना भी वॉल्यूम है उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। क्या इन बातों में किसी को प्रॉब्लम है जी? क्या करें, जो भी पार्टिकल्स हैं डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यू गेट द मोल्स। कोई भी मास है डिवाइड बाय द MR इन ग्राम्स, यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी वॉल्यूम है डिवाइड बाय द मोलर वॉल्यूम, यू गेट द नंबर ऑफ। अच्छा, वैसे ये तो 3 हो गई, एक और भी डेफिनेशन है, कौन सी वाली, 1 मोल का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूशंस के हिसाब से। ये तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है, ये भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है, ये 1 मोल ऑफ क्या है, गैसियस सब्सटेंस। और अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन है तो उधर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां हमने शायद सीधा सीधा यूनिटरी की बजाय क्या बोलते हैं उसको, M इज इक्वल टू N/V से ही किया हुआ है। 1 मोल के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है M इज इक्वल टू क्या, बल्कि एक सेकेंड, उसको हम ज्यादातर यूनिटरी से नहीं करते, उसको हम कोशिश करते हैं फॉर्मूला ही लगाएं, N इज इक्वल टू M/V और M इज इक्वल टू N/V। अगर यहां मैं N/V वाला लिखता हूं, वहां मैं M इज इक्वल टू N/V। ये किस पे अप्लाई होता है बच्चों, सॉल्यूशंस के ऊपर। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। यहां से क्या निकलता है, N का फॉर्मूला। N निकालना हो तो M इंटू क्या कर दें, M/V कर दें। तो ये आपके पास कोई क्या चीज मौजूद है जी, आई होप ये क्या चीज चल रही है, दिस इज मोल पर dm³। ये मोल पर dm³ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपके पास ऑलरेडी मोल्स के 4 रिलेशनशिप मौजूद हैं, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, दूसरा मास के साथ, तीसरा वॉल्यूम ऑफ द गैसेस के साथ, और चौथा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, मतलब इसका ताल्लुक क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, इसका ताल्लुक क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूशन के साथ, इसका ताल्लुक क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस के साथ, इसका ताल्लुक क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के साथ। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट है फॉर क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर द मास ऑफ सब्सटेंस के लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है,
फॉर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, या कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो यू नो आपके पास मोल्स के 4 मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग रिलेटेड है किसके साथ, नंबर्स के साथ, एक मीनिंग रिलेटेड है मास के साथ, एक मीनिंग रिलेटेड है वॉल्यूम के साथ, एक मीनिंग रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ये हमारा ओ लेवल और एएस का अभी तक का निचोड़ होता है। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप इन तमाम बातों को काफी दिन पहले, मतलब काफी अरसे से इस्तेमाल करते आए हैं कहीं ना कहीं। मुझे अभी आपको क्या कराना है, मुझे अभी आपको यह डेवलप कराना है कि क्या मोल्स का कोई ताल्लुक है यू नो क्या बोलते हैं उसके साथ, चार्ज के साथ। सवाल लिखें जी। सवाल मैंने क्या लिखवाना है, बल्कि मैं स्पेसिफिकेशन देखना चाहता हूं कि उसने क्या वर्ड लिखा है। मैं उसी वर्ड को यहाँ पे देखें। आपके कॉलम्स बराबर हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, हो गया तो ठीक है, नहीं हुए तो यहाँ थोड़ी सी जगह होगी, मैं यहीं पे कुछ लिखवाना चाहूंगा। प्लीज मुझे स्पेसिफिकेशन दे दें अपनी। एनीवन प्लीज स्पेसिफिकेशन दीजिए केमिस्ट्री वाली। वो कहता है जी स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन Faraday's constant, Avogadro's constant and the charge on an electron। मैं इसको उसके वर्ड से पहले कैसे लिखने की कोशिश करूंगा। आ जाइए यहां पर। Is there any relationship between what जी, between the amount of substance in mole and the charge of electrons in what? Is there any relationship between the amount of substance in moles and the charge of electrons in what? In coulombs। लो जी, ये मेरा अभी का टॉपिक है कि मुझे क्या करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि किस में है, मोल्स में है, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किस में होगा, इन द कूलम्स होगा। इसको एक्सप्लोर करना है जी। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे कुछ फैक्ट्स आपको लिखवाने पड़ेंगे और देखते हैं कि मैंने क्या कहानी डेवलप करनी है और क्या नहीं। आप बेशक अगर कॉलम्स बराबर करना चाहते हैं तो आप बराबर कर दीजिए, और अगर नहीं बराबर हो रहे, अभी स्पेस है तो इधर ही लिख दीजिएगा। अगर स्पेस है तो इसी कॉलम में लिखिएगा, और अगर आपको लगता नहीं सर स्पेस खत्म हो गया तो आप बेशक कॉलम बराबर कर दीजिएगा। जवाब लिखिए जी, यस देयर इज a relationship between this and this। और वो क्या रिलेशनशिप है, जरा प्लीज उसको गौर से सुनिए। आई थिंक मुझे उसको कहना चाहिए देयर इज अ फैराडेज रिलेशनशिप। देयर इज, कल तो हमने क्या पढ़ा था ना, फैराडेज कांस्टेंट। यहां पर है फैराडे कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? फैराडेज कांस्टेंट है। देखते हैं आप क्या लिखे, यस देयर इज अ फैराडेज रिलेशनशिप। यस देयर इज अ फैराडेज रिलेशनशिप which relates क्या क्या, which relates the Faraday's constant F F-A-R-A-D-A-Y। yes, there is a Faraday's relationship which relates क्या, which relates the Faraday's constant F comma the Avogadro's constant
हम वैसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? Na क्या बोलते हैं? एंड यू नो आपकी स्पेसिफिकेशन में एवोगैड्रोस कांस्टेंट के लिए क्या सिंबल है? L, कैपिटल L। ठीक है जी, तो एक काम करें, बल्कि नहीं, मैं भी कैपिटल L को कैरी नहीं करना चाहता। मैंने एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या लिखा है? Na, तो Na लिखें। यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, क्या लिखा है? यस देयर इज अ Faraday's relationship which relates क्या? Faraday's constant F, Avogadro's constant Na and the charge on the electron E and the charge on the electron E and the charge on the electron E। अच्छा जी, अब मैंने जो भी आपको जिस रिलेशनशिप की बात कही है, मैंने उस रिलेशनशिप का नाम क्या रखा है जी? क्या नाम रखा बच्चों उस रिलेशनशिप का? फैराडेज रिलेशनशिप। और उसके अंदर किस किस कांस्टेंट की बात कही है? मैंने सबसे पहले क्लास बोला जी फैराडे कांस्टेंट, इसका सिंबल क्या रखा है? F। फिर हमने क्या रखा है जी? एवोगैड्रोस कांस्टेंट, उसका सिंबल क्या है? Na। फिर मैंने तीसरी बात क्या लिखी है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है। ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन लिखा, क्या लिखा? ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसको क्या सिंबल दिया? E। ओके, अब इसमें से इन तीन कांस्टेंट्स में से आपको दो कांस्टेंट्स का तो पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इट? द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज क्या? इट इज, ये एक एलिमेंट्री चार्ज इसको आप बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है। क्या वैल्यू है इसकी जी? 1.6 इंटू 10 पावर क्या? नहीं, अच्छा सॉरी 10 पावर क्या जी? -19 क्या? कूलम्स। 1.6 इंटू 10 पावर -19 क्या है जनाब साहब? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके। एवोगैड्रो कांस्टेंट, सर इसका भी हमें पता है, क्या है ये एवोगैड्रो कांस्टेंट? 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक हो गया जी, ये भी आ गया। अब एक चीज रह गई है सर, आज के लेक्चर की नई बात क्या है? आज के लेक्चर की नई बात है ये फैराडेज कांस्टेंट। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं जनाब साहब? इफ आई टेल यू कि व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू द एवोगैड्रोस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय E। सो व्हाट डज इट मेक? ये क्या बताएगा आपको कि आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था इतना, एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा कितना? मेरी बात समझ आ रही है भाई कि नहीं आ रही है? क्या बोल रहा हूं मैं? एक मोल, सॉरी एक मोल नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? अच्छा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते कितने? इतने, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या टोटल चार्ज होगा? दिस इंटू दिस। तो अगर मैं दिस इंटू दिस करके कुछ जवाब निकालता हूं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यहां से जवाब निकलेगा क्या? जरा प्लीज टेल मी क्या आंसर है? हाँ, 96320 कूलम्स। ओके, वैसे मेरे पास ये वैल्यू 96500 है, 96500। इसको अगर आप नियरेस्ट 500s पे राउंड कर दें, क्या कर दें? नियरेस्ट 500s पे राउंड कर दें, तो 96,300 के 500 के करीब है। आगे वाले 500 या पिछले वाले 500? आगे वाले 500। तो आई थिंक अगर आप इसको राउंड करते हैं तो नियरेस्ट 500s, तो जवाब क्या आएगा? 96500। 96500। असल में ये वाली वैल्यू आपने किधर तक लिखी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। ये किधर लिखी है? 2 पर। अगर मैं कहूं इसकी भी कोई थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगी
तो शायद वो 1.61 होगा, क्या पता 1.62 होगा, आई डोंट नो क्या होगा। लेकिन अगर इसकी थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ वैल्यू हो, उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो जवाब 963 नहीं आएगा, 963 से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। तो एक्चुअल में द आंसर इज क्या? वैसे काम तो करें, मैं कर लेता हूँ, लेट मी चेक के जो हमारा ई है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पर उसकी क्या वैल्यू है। एलिमेंट्री चार्ज थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पर क्या उसकी वैल्यू है। 2 सेकंड रुकिएगा जी, आप जरा गूगल से आप लोग सर्च कर लीजिए, आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। प्लीज बातें साथ बंद करें। जिसमें हमने क्या कहा कि तीन चीजें मैंने आपस में रिलेट करनी थी। सबसे पहले क्या चीज, देयर वाज दिस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो हमें मालूम है वो क्या है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। फिर उसके बाद देयर इज दिस एवोगाड्रोस कांस्टेंट, उसको सिंबल उसका Na है, वैल्यू उसकी 6.02 इंटू 10 पावर 23 है। और मैंने कहा अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है वो तो मुझे पता है 1.6 इंटू 10 पावर। वैसे मैंने किसी को कहा था कि अगर कोई रिसर्च कर सकते हैं कि थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या वैल्यू, फोर्थ पे 1.602, ठीक है जी, दे से इट इज 1.602, इफ इट इज 1.602, अब इसको मल्टीप्लाई करें 6.02 के साथ, अब क्या आंसर आ रहा है 1.602 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लीज, 96440। कहते हैं सर जी आंसर आता है 96440, ठीक हो गया जी। तो 96440 को भी अगर आप क्या करेंगे, बिल्कुल किस किस के करीब है, नियरेस्ट 500 में से किसके करीब आ गया, या तो आप इसको राउंड करके 96400 कर दें, या इसको राउंड करके 96500 कर दें। वो नियरेस्ट 10 की राउंडिंग नहीं हो रही, नियरेस्ट क्या हो रहा है, नियरेस्ट 100 की राउंडिंग। वैसे तो 96400 ही है, लेकिन वो कहते हैं जी आपने नियरेस्ट 500 पर राउंड करना है। नियरेस्ट 500 के राउंड मतलब क्या पता उनके पास नोट ही 5-500 के चल रहे हो कि जी 500 के नोटों के हिसाब से काम होगा। तो खैर बहरहाल वो क्या राउंडिंग हो रही है 440 की, या तो 0 होगा या 500 होगा, तो 0 और 500 के हिसाब से तो ये 500 के बहुत करीब है, तो इसलिए द फिगर इज 96500 कूलम, जो मैंने याद की हुई और जो आपके स्क्रिप्ट में भी ऐसी है। अच्छा मुझे प्लीज बताइए, ये जो मैंने निकाला है फैराडेज कांस्टेंट जिसका सिंबल है F, जिसकी वैल्यू है 96500, इसको क्या डिफाइन करूं, व्हाट इज इट डिफाइंड एज, व्हाट इज दिस वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली जनाब साहब, तो उसको अंडरलाइन करिए और लिखिए व्हाट इज इट, इट इज द चार्ज ऑन Faraday's constant है, it is defined as the charge on what, charge on 1 क्या, 1 mole of electrons, it is the charge on 1 mole of electrons, it is the charge on 1 mole of electrons। लो जी वापस आ जाओ इधर। तो आपकी पहली डेफिनेशन क्या थी 1 मोल की, 1 मोल की पहली डेफिनेशन क्या है 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के केस में 1 मोल की डेफिनेशन है। 1 मोल की दूसरी डेफिनेशन क्या है, 1 मोल इक्वल टू mr और ar और fr इन ग्राम्स। 1 मोल की तीसरी डेफिनेशन क्या है, 1 मोल इक्वल टू 24 dm³ एट rtp। एंड यू नो व्हाट, 1 मोल की एक और डेफिनेशन क्या है 96500 कूलम्स ऑफ क्या, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज। सिंपल कर दें, मैथ देखें ना, ये जो कोई भी सब्सटेंस है उसके जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो फिजिक्स के हिसाब से जो SI यूनिट बनती है वो तो एग्री करते हैं कि मोल्स बनती है, लेकिन सब्सटेंस का मास भी तो होता है। अगर आप सब्सटेंस के मास की बात करेंगे तो उसके हिसाब से अलग उसकी एक अमाउंट बननी चाहिए। किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम भी तो होता है, उसके हिसाब से अलग अमाउंट बननी चाहिए। किसी सब्सटेंस का चार्ज भी तो होता है, चार्ज के हिसाब से अलग। आई होप आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का क्या होता है मास भी होता है, पार्टिकल्स का क्या होता है चार्ज भी होता है, पार्टिकल्स का क्या होता है वॉल्यूम भी होता होगा। चलें वॉल्यूम तो बाद में होता है, मास और चार्ज तो दो बहुत ही बेसिक कैरेक्टर्स हैं किसी भी पार्टिकल के, किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के।
दो जो सबसे जरूरी मुझे लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, मास और चार्ज। तो आप मास और चार्ज के हिसाब से, आप अगर मोल्स की एक डेफिनेशन आपने मास के हिसाब से बनाई भी है, तो मोल्स की एक डेफिनेशन चार्ज के हिसाब से भी बहुत जरूरी होनी चाहिए थी, जो कि हमने बना ली है कि जनाब साहब 1 मोल का मास कितना होता है, जिस किसी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं उसके 1 मोल का मास उसके mr जितना होता है। फिर 1 मोल का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से ही बात करेंगे, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो क्या होता है, 96500 कूलम्स का एक चार्ज होता है। तो अब आपको जैसे ये वाली फिगर्स याद है, 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स, 24 dm³ वाली फिगर याद है, बिल्कुल ऐसे ही 1 मोल इज इक्वल टू क्या, 1 मोल इज इक्वल टू 96500 कूलम्स वाली फिगर भी याद होनी चाहिए। हाँ, ये बेशक ना याद करें, क्यों जी सर, ये तो गिवन होता है, या ये तो फिजिक्स वाली वैल्यू है 1.602, ठीक है, ये गिवन होगा तो मैं क्या करूंगा, ये निकाल लूंगा। हाँ, ये वाली जो वैल्यू है ये आपको रटा मारनी पड़ेगी, जैसे आपने 6.02 into 10⁻23 का रटा मारा है, 24 dm³ at RTP या 22.4 dm³ at STP का रटा मारा है, बिल्कुल वैसे ही आप एक और रटा मार लीजिए, क्या, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्या, 96500 कूलम्स। जैसे आप कहते हैं 1 मोल इज इक्वल टू दिस, 1 mole is equal to this, 1 mole is equal to this. I think I should better state अगर मुझे वापस जाना है आपके, इमरान ये कौन सी इंक डाल दी है बेटा, रेड पेन की इंक चेंज करिएगा जरा। यहां पे मैं कहता हूं ये पहली डेफिनेशन है, ये दूसरी है, तीसरी है, और चौथी डेफिनेशन क्या है जी, 1 मोल इज इक्वल टू क्या, 96500 कूलम्स। हेलो जी, हाँ जी, 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स, 1 मोल इज इक्वल टू इतना मास, 1 मोल इज इक्वल टू इतना वॉल्यूम, 1 मोल इज इक्वल टू इतना क्या, इतना चार्ज। क्या इस बात में किसी को परेशानी है जनाब? मुझे लगता है यहां पे जाके आपके दोनों कॉलम्स जो हैं वो क्या होने चाहिए थे, उनको बराबर हो जाना चाहिए था। एंड नाउ यहां से आगे चलते हैं जी, यहां से आगे क्या करना है, स्टीशियोमेट्री की तरफ जाता हूं। अगर मुझे वो बात समझ आ गई है तो स्टीशियोमेट्री का काम क्या था सर, कैलकुलेशंस करके दिखाएं। आपको करंट और टाइम में बता देता हूं, किसी का मास या किसी का वॉल्यूम जो लिबरेट होगा वो निकाल के बताएं। मैं एक सवाल आपको लिखवा देता हूं, सवाल लिखें जी, चेक करें ऊपर से शीट बनी कि नहीं बनी इसकी, एक गिलास पानी भी ला दीजिएगा, शीट भी ला दीजिएगा, और ये वीडियो ऑन रहनी चाहिए, ठीक। हाँ जी, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। इस वाले कॉलम में जितना मैंने हिसाब किताब लगाना था मैंने बराबर कर दिया। अब जो उस कॉलम में अगर कोई प्रॉपर न्यूमेरिकल है तो वो क्या न्यूमेरिकल है जी, वैसे कॉलम्स तो आप मेरे ख्याल से बराबर कर चुके हैं, ठीक है। सीधा सीधा सवाल लिखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, find the volume of hydrogen gas produced when an aqueous solution of, find the volume of hydrogen gas produced when an aqueous solution of sulfuric acid, when an aqueous solution of sulfuric acid is electrolyzed for 30 minutes using a current of 5 amperes, using a current of 5 amperes at RTP, क्या लिखा जी हमने, फाइंड क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट्स यूजिंग अ करंट ऑफ। अच्छा लो जी, एक तो बात है कि किस किस को अंडरलाइन करूं, अंडरलाइन द वर्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, निकालना मुझे क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है, उसको अंडरलाइन करिए। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है, कब निकालना है,
produced when an aqueous solution of sulfuric acid is electrolyzed. Underline aqueous solution of sulfuric acid. Aqueous solution of sulfuric acid को अंडरलाइन कर दीजिए. और इलेक्ट्रोलिसिस कितनी देर के लिए करानी है? फॉर अंडरलाइन द वर्ड 30 मिनट्स. बातें बंद करें जी. क्या बात हो रही है? सवाल क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर. अच्छा लो जी, क्या करें जनाब साहब, यहां पे जाता हूं. बताइए जनाब साहब क्या हो रहा है? आपको जो डेटा गिवन है उस डेटा के मुताबिक क्या क्या गिवन है? करंट कितना है जी? हाँ जी, करंट इज 5 एम्पेयर्स. फिर बताइए टाइम कितना है? टाइम इज 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स का क्या करूं? 30 इंटू 60 कितने हो गए? 180 या 1800 सेकेंड्स हो गए. फिर इसको यूज करके क्या निकालना है? चार्ज. क्या फॉर्मूला है चार्ज का? Q इज इक्वल टू IT. प्लीज बताइए IT कितना आता है? हाँ जी, पूरे 9000 कूलम्स आपका चार्ज आ गया. ओके, अब करना क्या है? मुझे निकालना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस. जब आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 की कर रहे हैं. तो पहले तो बताइए प्लीज इसके अंदर आयंस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? अगर आप इसके अपने देखें तो H1 प्लस, SO4 2 नेगेटिव, फिर पानी वाला H1 प्लस और OH1 माइनस. क्या इसमें किसी को परेशानी है? अच्छा, इनमें से कैटाइंस कौन से वाले? कोई लड़ाई है? रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? सर जी रिएक्शन एट कैथोड पर किसी की लड़ाई नहीं है. कैटाइंस एक ही किस्म के हैं. क्या रिएक्शन है उसका? H1 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2. आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं उसको. इस रिएक्शन में किसी को प्रॉब्लम है? क्या H1 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और हाफ H2 बनाया है. ठीक है. और अगर आपको लगता नहीं सर हाफ H2 से मुझे थोड़ा मसला हो रहा है, तो एक काम कर लें भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लें. मुझे को 4 से भी मल्टीप्लाई करवा के बोल रहा है. उसने शायद OH वाला रिएक्शन देखकर उसके साथ ओवरऑल बैलेंस वाला भी करा दिया है. जो मर्जी कर लें बेटा. इलेक्ट्रॉन्स की और हाइड्रोजन गैस की रेशो क्या रहेगी? रेशो अभी है तो 1:1/2 रहेगी. 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2:1 रहेगी. 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 तो रेशो तो चेंज नहीं हुई. तो ये भी काफी है, ये भी काफी है. खैर, सवाल में क्या बताया गया और क्या पूछा गया ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आपको मालूम है ना हम डेटा कैसे लिखते हैं? मैं तो रिएक्शन के ऊपर डेटा लिख देता होता हूं कि क्या मुझे पता है और क्या मुझे पता है. चार्ज पता है, तो अगर मुझे चार्ज पता है, प्लीज एक बात बता दीजिए किसके ऊपर लिखूं डेटा मुझे पता है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लिखूंगा. मुझे इसका क्या पता है? इसका चार्ज पता है 9000 कूलम्स. अच्छा, इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है. आपको मालूम है ना कि मैं ऐसे ही करता हूं. पहला स्टेप क्या होता है? स्टेशियोमेट्री का पहला स्टेप क्या है तो बैलेंस्ड है ना. दूसरा स्टेप क्या है? मोलर रेशो. क्या कि जो पता है और जो नहीं पता है उनके मोल्स की रेशो कितनी है? प्लीज टेल मी मोल्स की रेशो कितनी है? इसका है 1 मोल. रेशो इसके कितने हैं? 0.5 मोल्स. ये हो गया मोलर रेशो. किसी को बस इस मोलर रेशो से? मोलर रेशो के बाद क्या होता है? अगला स्टेप क्या है? कन्वर्जन. क्या मुझे बताइए इस मोल को किस में कन्वर्ट करना है? किसमें? तो आई होप यू नो कि चार्ज कितना है 1 मोल के ऊपर? 96500 कूलम्स. फिर इसको 0.5 मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? तो आधे मोल का कितना है? 12 dm³. अब क्या करना है? कन्वर्जन भी होगी. नाउ व्हाट? पुट द गिवन डेटा. गिवन डेटा कितना है आपका? ये 9000 कूलम्स है. रेशो x dm³ में. क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर. आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वही पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं जो पैटर्न आपको मैंने ओ लेवल में पढ़ाया हुआ है. क्या पैटर्न है जी?
सर जी वो 4 स्टेप्स होते हैं, सीधा सीधा लेके चलें। पहला स्टेप क्या है? बैलेंसिंग, वही भी है। दूसरा स्टेप क्या है? मोलर रेशो, मैंने लिख दी है। तीसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन, मैंने कर दी है। चौथा स्टेप क्या है? पुट द गिवन डेटा, कर दी है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? हाँ जी, ऊंचा बोलो ना यार। 12 डीएम क्यूब, 1.12 डीएम क्यूब। और इसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो कर लें मल्टीप्लाई बाय 1000। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को परेशानी नहीं होगी। अगर तो कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? होपफुली जो मैं समझाना चाहता हूं अब बात आपको समझ आ गई होगी। क्या समझ आया? सर कुछ भी नया नहीं पढ़ाया आपने, सिवाय एक चीज के कि अब सवाल के डेटा में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी क्या होगा? एक डेटा होगा। कौन सा? चार्ज वाला। और उसकी जो मोलर रेशो बनेगी, उस मोलर रेशो में इलेक्ट्रॉन्स के जो मोल्स होंगे उसको जब चार्ज में कन्वर्ट करना होगा, क्या तरीका होगा? क्या तरीका होगा बताओ ना भाई। सर वो 1 मोल होगा तो 96500 लिख देंगे, 2 मोल हुआ तो 96500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इनके साथ करते थे, अब वही काम, उस काम में एक एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड हो जाएगी। इस एक्स्ट्रा नॉलेज को ऐड करके सवालों को सॉल्व करेंगे। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। वालेकुम सलाम सर।